हेलो एवरीवन। मैं साक्षी सानी टाइम्स ऑफ स्टेट से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं शुभम कोतवाल जी, जो कि ब्रेन एंड विट्स के बिजनेस मैनेजर हैं। सो आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बारे में हम इनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार साक्षी जी। सर, मैं आपसे 370 ख़त्म होने के बारे में कुछ सवाल करना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको क्या लगता है कि 370 ख़त्म होने की वजह से क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुए हैं? साक्षी जी, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो 370 हटना है, एक पॉलिटिकल आप बोल सकते हैं ब्लंडर था स्टेट के साथ, जो कि बीजेपी ने अगर ख़त्म किया है, तो मैं कहता हूँ ये बीजेपी की हमें सराहना करनी चाहिए सेंटर में कि बीजेपी ने ऐसे कदम उठाए। मैनिफेस्टो में भी लिखा था 370 और 35 से हम हटाएँगे और उन्होंने हटाया भी। अब आप डिबेट्स देखते होंगे, डिबेट्स में लोग बोलते हैं कि बड़े अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है। इसके बारे में मैं लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में लिखा जा रहा था, 370 उसमें इंक्लूडेड था। उसमें क्या होता कि स्पेशल स्टेट का प्रेफरेंस मिलेगा, जैसे कि हमें जे&के को स्पेशल स्टेट कहा जाता था। तो 1954 में एक अलग से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू में बना 35A। 35A का क्या था कि वो डिस्क्रिमिनेशन करता था लोगों का आपस में, कि जैसे हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज, आपको भी पता है वाल्मीकि समाज को हम किस नाम से यहाँ के लोग रिप्रेजेंट करते थे, और वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। सबसे पहले 370 के हटने के बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड कहीं खत्म हुआ, और जो उसमें आप बोले आपका गोरखा समाज है, आपका वाल्मीकि समाज है, आपके पाकिस्तानी रेफ्यूजीज है, कहीं ना कहीं उनको वो जो एलियन कंडीशन थी उससे वो मेन स्ट्रीम जम्मू कश्मीर की स्टेट बोल दें उस टाइम की, या यूनियन टेरिटरी आज की बोल दें कि यूनियन टेरिटरी में वो मेन स्ट्रीम में आए। अब जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके की बात करते हैं लोग, वो कहते हैं कि जी 1954 में जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था वो थी ही नहीं। अरे जो लोगों ने उस टाइम बनाया था, आप वहाँ उनको कहाँ से, उनमें से कुछ तो परलोक सिधार के, कुछ तो यहीं पे हैं। तो ये एक आई वॉश लोगों का करने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं कि जी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर आप पढ़ोगे, वो 1954 में ही डिसॉल्व हो गई थी। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू का बनाने के बाद वो उसी टाइम डिसॉल्व हो गई थी। तो ये एक आई वॉश है बार बार की, जो ये लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है जी, ये ऐसे किया। गवर्नर को एक पावर थी रणबीर पैनल एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर हमारी जो स्टेट मशीनरी है वो प्रॉपरली नहीं चल रही, तो वो असेंबली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि गवर्नर साहब थे, आपकी पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही थी। तो अगर गवर्नर साहब ने अपनी पावर को यूटिलाइज करके 370 को हटा दिया, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लगा था 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पे, और इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं हटाया, तो इसको गलत नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं मैनिफेस्टो की, कि लोगों के बीच में एक बड़ी धारणा थी कि ये टूट गया है, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, कॉलेजेस लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे, ये होगा वो होगा। तो एक 2 साल के टाइम पीरियड को 70 साल की गुलामी से कंपेयर करना कहीं ना कहीं बेवकूफी मैं कहूंगा, कि लोग 2 साल को आप 70 साल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं ये चीज बोलता हूँ कि 70 साल से किस फैमिलीज को सपोर्ट मिल रहा था वो भी आप जानते हैं, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कुछ पार्टीज थी, आज एनसी कांग्रेस बोलती है जी जॉब्स नहीं डेंटल सर्जन के लिए, एनसी पीडीपी बोलती है ये जॉब्स नहीं मिल रही इनको, पीजीडीएम वालों को। ये आप एक चीज बताइए, एनसी कांग्रेस की सरकार थी या जो पिछली सरकारें थी, उसमें कोई भी सरकार को आप देखें, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाने के अलावा यहाँ पे किया क्या? उन्होंने कितनी पोस्टें यहाँ पे निकाली? डेंटल सर्जन की प्रॉब्लम 2008 से स्टार्ट हुई, 2008 से पीएससी की सीट्स नहीं है उनके पास। 2009 में ढाक पे जो लगाए, 7 साल के बाद उनको पक्का कर दिया, लेकिन अभी भी पीएससी के लिए, आज वो पीएससी के लिए रो रहे हैं। अगर जे एंड के स्टेट की बात करें, पुराने टाइम के स्टेट के ऊपर अगर इतनी प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है? वो पुरानी पॉलिसीज की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि 370 हटने की वजह से क्या फ़ायदे हो रहे हैं स्टेट को? मैंने आपको एक ही चीज़ बताई कि अभी तक एक ही फ़ायदा देखने को मिल रहा है। जहाँ कश्मीर में पुराने टाइम में कहा जाता थे, पुराने लीडर्स बोलते थे कि यहाँ कोई कंधा नहीं देगा तिरंगे को। आज आप कुपवाड़ा, अनंतनाग कहीं भी चले जाओ, आज तिरंगे की रैलियाँ हो रही हैं। दूसरी चीज़ देखी जा रही है कि हिंदू वापसी। बाकी जो पिछली पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कश्मीरी वापसी बोलते थे, लेकिन वो ये भूल जाते थे कि वहाँ राजपूतों के भी घर थे, वहाँ खत्रियों के भी घर थे। एक बड़ी अच्छी बात बोली जा रही है, हिंदू वापसी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लोग आज भी वापस जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नुकसान क्या हुए, नुकसान की बात करें,
कि जो मैनिफेस्टोज में चीजें लिखी थी वो वैसे की वैसे प्रस्तुत अभी तक तो नहीं की गई। क्योंकि अगर आप वाइन शॉप्स की बात करें, जम्मू में वाइन शॉप्स आज भी ठेके लाइसेंस हो गए हैं, लेकिन किसी ने अभी तक ये देखा कि कश्मीर में कितना लाइसेंस गया, कितने वाइन शॉप्स खुली, या कश्मीर में अभी भी अगर आप बोले कि जे एंड के की बात करें, जम्मू की बात करें, जम्मू में आज भी इंडस्ट्रीज पहले भी लगती थी, आज भी लग रही हैं। कश्मीर में कितनी इंडस्ट्रीज लग रही हैं? कश्मीर की जब बात करते हैं वहां पे ये नल एंड वॉइड अभी भी चल रहा है। तो जब तक मेरे हिसाब से जो यहाँ के हिंदू जिनकी प्रॉपर्टीज है वहां पे पूरी तरह से बस नहीं जाते विद सिक्योरिटी, तब तक कहीं भी मैं कहूंगा 370 टूटने का फायदा मुझे दिखा नहीं। सिर्फ एक ही फायदा दिखा कि जो ये पॉलिटिकल आप बोल सकते हैं मिस्टेक थी वो सुधारी गई है। और अच्छा शुभम जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे छोटा-सा, वो ये है कि जो हमारी जे-एंड-के स्टेट थी पहले, अब जो कि यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि पहले भी ये टूरिज़्म के ऊपर ही चलती थी। अब कोरोना काल के दौरान और दूसरी बात 370 हटने के बाद इसमें क्या चेंजेज़ आए हैं या क्या ड्रिफ्टमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए साक्षी जी, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, और मैं अर्सफाइल डोडा की बात करें, रामबन की बात करें, मैं हर जगह जाता रहता हूँ। टूरिज्म की जहां हम बात करें कि टूरिज्म अभी भी देखा जाए उस तरह का बूस्ट नहीं हुआ जिस तरह का बूस्ट हमने एक्सपेक्ट किया था। आपने श्रीनगर का देखा होगा, पुराने टाइम में श्रीनगर में फिल्म शूट होती थी, बड़े सारे शोज होते थे। कहीं ना कहीं आज बाकी रीजन्स में भी वैसे शोज हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का हमने बूस्ट एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो आप मीडिया बंधु मुझसे ज्यादा जानते हैं कि स्मार्ट सिटी को आप वाटर सिटी बोल रहे हो खुद ही। लेक की बात करो, लेक मेरे पैदा होने से पहले की बात है, आज तक मेरे को समझ नहीं आएगी लेक की लोकेशन क्या है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी दुख होता है कि टूरिज्म को वो वैल्यू नहीं मिली है, या टूरिज्म अगर बात करें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, वो इम्पोर्टेंस अभी भी अचीव नहीं कर पाया है। जो पहले मैं बोलता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब का टाइम बहुत अच्छा था, उसमें टूरिज्म बहुत प्रमोट हुआ था। जिसने काम किया उसकी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने टूरिज्म बहुत प्रमोट किया था। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं दुःख होता है कि वो टूरिज़्म को आप मेंटेन नहीं कर पाए हैं। आपने एमबीए में भी एक टूरिज़्म का ये खोला था, कोर्स खोला था। उसके बाद उसको रिलेटेड आपने कितने बच्चे उसमें एडजस्ट किए, ये तो आपको अभी की सरकार बता सकती है, सेंट्रल सरकार बता सकती है। अब देखिए शुभम जी, एक सबसे बड़ा सवाल और रह जाता है, वो ये है क्या कि हमको ये यूनियन टेरिटरी का बैच जो है वो तो मिल चुका है, पर लेकिन कहीं न कहीं हम उसकी वैल्यू को अचीव नहीं कर पाए, या फिर यूँ कहिए कि हमारी वैल्यू जो है वो घट चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि हमें स्टेट्सहुड मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? देखिए यूनियन टेरिटरी की आप अगर बात करें, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ भी है, लेकिन चंडीगढ़ के साथ क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा ने दोनों ने उसको न्यूरिश किया था अपने टाइम पे। जम्मू कश्मीर की एज ए यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मैं बोलूँगा सीधे हमें हाथी से उठा के गधे पे बिठा दिया गया है। गधे पे इसलिए कह दूँगा क्योंकि एक हमारी इम्पोर्टेंस थी। स्टेटहुड में क्या है, एक तरफ से आप डीडीसी इलेक्शन करा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम पंचायती राज को तो जी हमने बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया है, नुमाइंदे हो गए गाँव के। 370 हटने के बाद मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी गुज्जर बकरवाल, पुंछ, राजौरी से भी आए डीडीसी मेंबर्स जीत के। तो कहीं न कहीं उत्थान हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप स्टेट के लीडर्स ही छीन गए। अगर स्टेट होती तो कोई ना कोई स्टेट का पॉलिटिशियन रिप्रेजेंट करता। इस टाइम हमारी अगर स्टेट की बात करें, वी आर गोइंग थ्रू ए फेसलेस यू कैन से ट्रांजिशन। देर इज नो फेस फ्रॉम जे एंड के। आप किसको फेस बनेंगे? आज जो भी चीज है, छोटी चीज है, आपने पीछे आर्टिकल देखा होगा कि आया कि पत्थरबाजों को छोड़ा जाएगा, या पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने 8,000 पत्थरबाज रिहा किए थे पुराने टाइम में। तो ये क्या उन पे भी इम्प्लीमेंट होता है कि जो 8,000 पत्थरबाज थे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा कि उनकी भी नौकरियां नहीं होंगी? और दूसरी चीज एक और देखी गई कि पीछे की अगर आप बात करें, आज लॉ को किस तरह से लिया जाता है। पहले क्या होता था, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता था, आप एसपी के साइन, कोई भी साइन आप कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, आपको हर चीज के लिए ब्यूरोक्रेट को पूछना पड़ेगा, और ब्यूरोक्रेट का ये है, ब्यूरोक्रेसी कभी भी जमीन पे उतर के चीजें नहीं देखती है, वो अपने पीएस को ही भेजती है। तो कहीं ना कहीं स्टेटहुड का दर्जा हमें चाहिए, वो चाहे 5 महीने बाद आए या 5 साल, अब ये देखना है हमने। शुभम जी, अपना कीमती वक़्त हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं। तो मैं ये चाहूँगी कि जो कुछ भी आपने बताया उन पॉइंट्स के ऊपर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी ध्यान दें, हमारी जो यूथ है उस सब में बढ़-चढ़ कर भाग लें। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सो कैमरा जर्नलिस्ट मिस्टर सत्यम के साथ मैं साक्षी साहनी।